बेशक इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ है। वो जैसा चाहे उसे इज्जत देता है, वो जैसा चाहे बेइज्जत करता है। आपको पता होगा लगातार 3 महीने गोदी मीडिया ने जिस तरह तबलीगी जमात को बदनाम किया, उसे बलि का बकरा बनाया गया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी एक लाइन में इसका अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि 3 महीने गोदी मीडिया ने जो नाजायज रोटी खाई है, आप सोच सकते हो कि तबलीगी जमात पे 3 महीने की जो रोटियां खाई हैं इन्होंने, वो रोटियां कैसी होंगी। यानी उस कौम को बदनाम करना जो कौम इस दुनिया की बात ही नहीं करती है, जो द डे ऑफ जजमेंट की बात करती है, जो आने वाली जो अर्थ पर जो दुनिया होगी, जो जन्नत की दुनिया होगी, उस दुनिया की बात करती है। लेकिन ये मीडिया, ये गोदी मीडिया किसी जिंदे इंसान को मार सकती है टीआरपी के लिए। ये गोदी मीडिया अपनी टीआरपी के लिए किसी भी इंसान को बचलन बना सकती है। और यही हुआ, तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया गया कि ये लड़कियां छेड़ते हैं। क्या हुआ, अगले दिन को नर्स ने आके कहा कि साहब हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। तबलीगी जमात पर फिर दोबारा इल्जाम लगाया गया कि आप तबलीगी जमात वाले जो है खाने और बिरयानी की डिमांड कर रहे थे। क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा मीडिया से सुधर जाओ, तबलीगी जमात वालों ने खाने की डिमांड नहीं करी। यानी जो कौम खाने में नमक कम हो जाता है उसकी शिकायत नहीं कर सकती, वो खाने की डिमांड कर सकती है। यानी ये वो मीडिया जो लगातार 3 महीने तबलीगी जमात के नाम पर नाजायज रोटी खाती रही। आप कल्पना कर सकते हो, क्या आप जिंदा इंसान को मार कर आप खाना खा सकते हो? लेकिन हमारे भारत की गोदी मीडिया इस तरह कर रही थी। यानी इतना आसान नहीं है इस चीज को डिस्क्राइब करना कि गोदी मीडिया की आखिर हकीकत क्या है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, इज्जत और जिल्लत बाकी में अल्लाह के हाथ में है। आज आपको पता है मुंबई हाई कोर्ट ने इनके मुंह पे जो तमाचा मारा है ना, यकीन मानिए वो तमाचा जिंदगी भर याद रहेगा अगर इनमें से कोई भी पत्रकार जिसके अंदर शर्म नाम की चीज होगी। हालांकि शर्म से मैं बात करूं तो शर्म तो ये बहुत पहले ही बेच चुके हैं, जब भी बेच चुके हैं जब ये सुशांत के मामले पर इन्होंने गंदी रिपोर्टिंग करी थी। आपको पता है तबलीगी जमात के मामले में आज मुंबई कोर्ट ने क्या कहा है, यानी हाई कोर्ट ने क्या है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं कहना चाहता हूं, आज मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को कम से कम 5 बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, अपने इंस्टा पे शेयर कीजिए, अपने आप स्टेटस पे लगाइए, लेकिन इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। मैं अब आपको बहुत बड़ा खुलासा बताऊं, आज तबलीगी जमात को दोबारा फिर अल्लाह ने इज्जत दी है। कहते हैं ना कि अल्लाह ने वादा कर रखा है, जो भी बंदा मेरे रास्ते में निकलेगा उसे मैं बेशक इज्जत दूंगा। मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा है, मैं बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ता हूं। तबलीगी जमात के विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया। ये कौन कह रहा है? ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर है, क्रेडिट किस है? बीबीसी को। पूरी खबर क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुचर्चित तबलीगी जमात मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। आपको पता है माशाअल्लाह कल जुम्मा था। कोर्ट ने दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, मीडिया में मरकज में शामिल विदेशियों को लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये कौन कह रहा है? ये मुंबई हाई कोर्ट कह रहा है। क्या कह रहा है कि मीडिया ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया, इस प्रोपेगेंडा के नाम पर ही रोटी खाई। आप कल्पना कर सकते हो कि भारत की गोदी मीडिया कितनी बेशरम हो सकती है, जो किसी को बदनाम करके उसके पैसे की रोटी खाती है। वाकई में शर्म का दूर तक इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसी तस्वीर बनाई गई कि कोविड-19 बीमारी का वायरस फैलाने के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है। इन विदेशी नागरिकों पर टूरिस्ट वीजा की शर्तों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते इन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। विदेशी नागरिक के अलावा पुलिस ने 6 भारतीय नागरिक और याचिकाकर्ताओं को शरण देने वाली मस्जिद के ट्रस्टियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया था। औरंगाबाद पीठ के जस्टिस टीबी नलवड़े और जस्टिस एमजी तेवलिकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई 3 अलग अलग याचिकाकर्ता पर सुनवाई की। ये याचिकाकर्ता आइवरी कोस्ट, घाना, तंजानिया, जिबूती, बेनिन और इंडोनेशिया के नागरिक है। यानी ऐसे देश, इसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, कई देशों से ये लोग शामिल थे। दरअसल पुलिस ने दावा किया था कि
इसे गुप्त जानकारी मिली है ये लोग अलग अलग इलाकों की मस्जिद में रह रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर नमाज अदा कर रहे हैं, जिसके बाद सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। ठीक है, हालांकि याचिका जो करता है उनका कहना है कि वो माननीय वीजा लेकर भारत आए थे जिसे भारत सरकार ने ही जारी किया था और वो भारत की संस्कृति, परंपरा, आतिथ्य और भारतीय भोजन का अनुभव करने के लिए यहाँ आए थे, यानी एक एज ए टूरिस्ट के रूप में वो यहाँ आए थे। उनका कहना था कि एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनकी स्क्रीनिंग भी की गई और कोविड-19 वायरस का टेस्ट भी हुआ था। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत दी गई थी। उनके मुताबिक यहां तक कि उन्हें जिला पुलिस अधीक्षक को भी अहमदाबाद जिले में पहुंचने की जानकारी दी थी, यानी उन्हें जब वो जिले में गए तो उसकी जानकारी भी उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दी थी। लेकिन 23 मार्च को लॉकडाउन हो जाने के बाद से ही गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी, होटल और लॉज बंद हो गए थे, जिसकी वजह से मस्जिदों ने उन्हें आसरा दिया, यानी उन्हें मस्जिद में रुकना उनकी मजबूरी थी, कंपल्सन था, क्योंकि होटल बंद हो गए थे, लॉज बंद हो गए थे, रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। इसकी वजह से 23 तारीख के बाद जैसे लॉकडाउन हुआ तो उन्हें मजबूरी में मस्जिद में रहना पड़ा। एक तरफ जब कोरोना महामारी और आपदा अपने पैर पसार रही थी, तब राजनीति से प्रेरित एक सरकार बलि का बकरा तलाश रही थी। ये कौन कह रहा है? ये बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है। तब राजनीति से प्रेरित एक सरकार बलि का बकरा तलाश रही थी और ऐसा लगता है इन विदेशियों को बलि का बकरा बना दिया गया। सभी हालात और कोरोना संक्रमण से जुड़े ताजे आंकड़े बताते हैं याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। वक्त आ गया है इस मामले में विदेशियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए अब पछतावा जताया जाए और जो हानि हो चुकी है उसे सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। ये कौन कह रहा है? ये मुंबई कोर्ट को कौन कोर्ट कर रहा है? ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। आप समझ सकते हो, भारत की गोदी मीडिया, इसकी कोई पहली फितरत नहीं है, इसकी पुरानी फितरत है। तेज बोलो, चिल्ला के बोलो, लेकिन अपनी बात को लोगों तक पहुंचाओ। और आपको पता है फेक न्यूज तेजी से फैलती है। इनका प्रोपेगेंडा क्या है? कोई भी फेक न्यूज फैला दो, जब उस पर 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज हो जाए, उसके बाद अगले दिन को उस वीडियो को हटा दो, उसके बाद ट्वीट करके माफी मांग लो। लेकिन आपको पता है, मान लीजिए 29 जो विदेशी जमाती है उनके खिलाफ भले से एफआईआर रद्द की गई हो, लेकिन जो दिमाग में जहर बो दिया गया है, ये जहर निकलेगा। आपको पता है तबलीगी जमात को लोग पीट रहे हैं, उन्हें सही तरह से ट्रीट नहीं किया रहा, समाज में लोग इनसे सब्जी लेने तैयार नहीं है। यानी कहीं ना कहीं तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और लोग कहीं ना कहीं इसका शिकार कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कितना भारत की मीडिया गिर चुकी है। ये कौन थी? बीबीसी की रिपोर्ट कर रही थी। यानी फिर दोबारा आज मुंबई हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। लेकिन दोस्तों ये पहली बात नहीं है, आपको भी पता होगा जब लॉकडाउन के पीरियड में ऐसी मैंने आपको बहुत सारी खबर सुनाई थी जहां मीडिया तबलीग के जमात पर आरोप लगाती थी और अगले दिन को क्या करती थी, उसके बाद वो ट्वीट करके माफी मांगती थी। यानी झूठ चलाने के लिए आप प्राइम टाइम का सहारा लेते हो और उसी के बाद माफी मांगने के लिए ट्वीट का सहारा लेते हो। ये गोदी मीडिया की हकीकत है दोस्तों, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह तबलीगी जमात के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था आज वो फिर फेल हो गया। किस तरह मुंबई हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है गोदी मीडिया और भारतीय में जो इस समय सत्ता में सरकार है उसके लिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह।